हाँ तो चलिए 10th वाले भाई जो भी हैं हमारे साथ जुड़ जाइए, और हम लोग जो भी नए स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप इस चैनल पे आए हैं, हमको बहुत अच्छा लगा, और आपके आने से हम लोग बहुत अच्छी तरह से काम करेंगे। और अभी हम लोग का केमिस्ट्री का क्लास चल रहा है, और केमिस्ट्री में हम लोग पहला चैप्टर का शुरुआत कर चुके हैं। तो जो भी पहले का क्लास नहीं किए हैं, पहले आप प्लेलिस्ट में जाकर 10th रेगुलर क्लास एक प्लेलिस्ट में बनाया हुआ होगा, आप उसमें जाकर पहले का क्लास कर ले। और हम लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं तो रेगुलर आपको वीडियो मिलते रहेगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सब्सक्राइब आप ऐसे नहीं करें, आप 2-3 वीडियो पहले देख ले। अगर आपको हम पर विश्वास जम जाए, अगर हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब करें, ऐसे सब्सक्राइब नहीं करें। अगर आपका मन हो तो कर सकते हैं। लेकिन चलो बाबू, हम लोग पिछले क्लास में देखा था कि रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण बनता कैसे है, और हम वो लोग उस दिन काम कर रहे थे कि रासायनिक समीकरण अगर होंगे तो किस तरह के होंगे। तो आपको बताया था कि दुनिया में कोई भी चीज 2 तरह से होती है, या तो वो संतुलित है या तो वो असंतुलित है। तो यहां पर भी बात यही आता है कि क्या सभी अभिक्रिया, सभी रासायनिक समीकरण खुद ब खुद संतुलित होता है? तो कोई जरूरी नहीं है। कुछ रिएक्शन अभिक्रिया जब होते हैं तो कुछ परमाणु अपने ऐसे संयोग साथ में करते हैं, कुछ का परमाणु दोनों तरफ यानी अभिकारक और प्रतिफल यानी उत्पाद जिसको हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे में रिएक्टेंट जो अभिक्रिया में भाग लेता है और प्रोडक्ट जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है। तो कई कंडीशन में ऐसे होते हैं कि दोनों तरफ के जो भी परमाणु होते हैं वो समान होते हैं, लेकिन कई कंडीशन में ऐसे होते हैं कि दोनों तरफ के परमाणु समान नहीं होते। तो हमको समान करना होता है। समान क्यों करना होता है? तो आपको हम पिछले क्लास में बताए थे बाबू कि जिंदगी में बहुत सारे चीज आपने खरीदा होगा। तो चलो मान लो अगर आप एक किराना दुकान में जाते हैं और अगर आप 50 रुपये केजी आलू लेते हैं, ठीक है, 50 रुपये केजी आलू लिया। आलू लेने के लिए वहां पे वटकारा लगाया और यहाँ पे तराजू था। तराजू पे एक तरफ आलू चढ़ाया 1 किलो, एक बटकारा चढ़ा दिया और इधर आलू चढ़ा रहा था। तो यहाँ पर जो आपको एक डंडी दिखाई देता है, क्या अगर आपको वो जिधर हमारा क्या है 1 केजी वाला बटकारा रखा हुआ है, अगर उधर की ओर लपेगा तो क्या आप आलू ले लीजिएगा? नहीं लीजिएगा। क्यों नहीं लीजिएगा? क्योंकि यहाँ पर डंडी मरा रहा है। अब डंडी मरा रहा है तो क्या करना होगा? इसको संतुलित करना होगा। तो संतुलित करने के लिए क्या करना होगा? 2-4 आलू और इधर डालना होगा। जब आलू डालेंगे तो कांटा और इधर जाएगा, फिर भी संतुलित नहीं हुआ तो 2-4 आलू और डालेंगे। और जब देखेंगे कि जब दोनों तरफ का जो पलड़ा है बीच वाले कांटा का एकदम बराबर आ गया तो उस कंडीशन में हमको सामान मिल जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? संतुलित हो जाएगा। लेकिन हम लोग कभी कभी तेज बनते हैं। तेज क्या बनते हैं कि अगर इधर बटकारा जिधर रखा हुआ है अगर उधर झुकता है यानी आलू कमता है तो आलू चढ़ा लेते हैं। लेकिन मान लेते हैं कि कभी कभी आलू दने झुक जाता है कभी कभी, तो उस कंडीशन में आप कहते कि रह दीजिए ना, 1 आलू तो ज़्यादा है ही, तो 1 आलू उतारिएगा का। तो क्या उसको असंतुलन नहीं हो रहा है? उसको डंडी नहीं मरा रहा है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा? बेचारा उसका घाटा है। अगर इधर झुक जाए तो आपका घाटा है और इधर झुक जाए तो उसका घाटा है। तो क्या करेगा? ना तोरा घाट ना हमारा घाट, क्या होगा? बीचे बीच रहेगा। तो जब बीचे बीच हो जाएगा तो वही क्या हो जाएगा? संतुलित हो जाएगा। तो यही हमारा बाबू अभिक्रिया में भी होता है कि जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेता है और जो पदार्थ अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है, अगर दोनों तरफ का पदार्थ में अगर सारा चीज सेम रहेगा तब ना वो अभिक्रिया संपन्न रूप से काम करेगा, वो अभिक्रिया हमारे लिए उपयोगी होगा। तो बस यही कारण होता है कि जो अभिक्रिया संतुलित नहीं होते हैं उसको हमको संतुलित करना होता है। तो चलो आज हम लोग देख लेते हैं बाबू यही टॉपिक, संतुलित और असंतुलित। तो चलो सबसे पहले टॉपिक बना लेते हैं हम लोग, बैलेंस्ड एंड बैलेंस इक्वेशन। और आप लोग जल्दी जल्दी सब अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, उनको भी कहें कि जुड़ो यार, बहुत अच्छा चैनल एक आया है
जो एकदम तुमको अच्छे तरह से केमिस्ट्री सिखा देगा। और हमको टाइम थोड़ा सा कम था इसलिए ज़्यादा बेसिक बात नहीं कर पाए हैं, लेकिन हम लोग बेसिक बात फिर से करेंगे। बहुत आप लोग को करने के लिए हम आपके लिए ही हैं, आप जिस तरह से हमको कहिएगा उस तरह से करेंगे। इसको हम लोग हिंदी में कहेंगे बाबू संतुलित, संतुलित एंड मतलब और है जो इसका साइन लिखा हुआ है, और बाबू अनबैलेंस का मतलब होता है असंतुलित, और इक्वेशन का मतलब होता है बाबू समीकरण। ये हमारा पहला चैप्टर में एक टॉपिक है जो संतुलित और असंतुलित समीकरण के रूप में दिखता है। अब यहाँ पर हमारे पास दो तरह के वर्ड आ रहे हैं, एक आ रहा है संतुलित और एक आ रहा है असंतुलित। चलो इसको से समझ में नहीं आ रहा तो इसको देखो, बैलेंस अनबैलेंस। आपने कभी कभी साइकिल सीखा होगा, तो जब शुरुआत में जब आप साइकिल सीख रहे होंगे तो इस कंडीशन में मान लेते हैं कि साइकिल है, साइकिल का यहाँ पर मान लेते हैं कि हैंडल है और यहाँ पर एगो सीट है, इस सीट पर आप बैठे हुए हैं और मान लेते हैं कि यहाँ पर ऐसे एक पैंडल लगा हुआ है, ये पैंडल लगा हुआ है। अब ये पैंडल को आप अपने गोड़ से मार रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं आप बैठे हुए हैं, ये आपका मूड़ी है, हाथ दोनों हैंडल दोनों है, धरले हैं हैंडल के, लहरिया कट तो बाद में मारवे करिएगा, ठीक है। आप जब साइकिल चला रहे हैं तो जब शुरुआत दौर में होता है तो आपके पीछे एक आपके दोस्त भाई बंधु जो भी रहते हैं बैठे रहते हैं, आपको सिखाते हैं। तो जब सिखाते हैं तो उस कंडीशन में आप देखते होंगे कि आपका कमर कभी इधर जाता होगा, कभी इधर जाता होगा, तो उस कंडीशन में जो पीछे बैठल रहता होगा ना, मारता होगा खींच के, तो कह रहे सीधे बैठ, सीधा बैठ। सीधा बैठने के पीछे कारण यह था कि जब आप इधर करते थे तो इधर ज़्यादा भार पड़ता था, इधर मुझे साइकिल पलट जाता था, इधर जब भार करते थे तो इधर मुझे साइकिल पलट जाता था। यानी आप बैलेंस होकर साइकिल नहीं चलाते थे, जिसके कारण क्या होता था, गिर जाता था। लेकिन जब आप लोग सीख जाते थे फिर तो आप लोग सुता के भी साइकिल चला दीजिएगा जी, आप नीचे साइकिल ऊपर फिर भी साइकिल चलते रहता है, ऐसा होता है कभी, लेकिन वो आप ट्रेंड हो जाइएगा तब। लेकिन जब आप ट्रेंड है, शुरुआत में सीख रहे हैं तो आपको बैलेंस बनाना पड़ता है, यानी बैलेंस बनाना काफ़ी जरूरी है। तो यहाँ पर भी बाबू हमको बैलेंस बनाना होगा। तो चलो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि अगर बैलेंस नहीं रहेगा तो कैसे बैलेंस नहीं रहेगा, क्या कारण होगा उसमें कि बैलेंस नहीं रहेगा। तो सबसे पहला हम लोग का टॉपिक बाबू असंतुलित समीकरण को ही देख लेते हैं। असंतुलित समीकरण। अभी असंतुलित समीकरण कहेंगे किसको, असंतुलित समीकरण कहेंगे किसको। तो ये तो हमको काम किस में करना बाबू, रिएक्शन में करना। तो रिएक्शन में दो चीज होते हैं, एक होता है रिएक्टेंट और दूसरा होता है प्रोडक्ट। और एक बात का ध्यान रखना कि अगर हमको पहचानना है कि जो हमारे पास रिएक्शन है वो संतुलित है कि नहीं, तो उसको आपको समीकरण में बदलना होगा, यानी अभिक्रिया से समीकरण में बदलना होगा, तभी जाकर आपको अच्छे तरह से पता चल पाएगा कि कोई भी हमारा जो अभिक्रिया है वो संतुलित है या नहीं है। जब अभिक्रिया के रूप में रहेगा, जब लिखा हुआ रहेगा, तो उस कंडीशन में हमको पता नहीं चलता है कि वो संतुलित है या नहीं, क्योंकि उसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या हमको पता नहीं चल पाता है। तो क्या होता है संतुलित समीकरण, तो कहता है बाबू वैसा समीकरण जिसमें दोनों तरफ के, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ के या दोनों ओर के प्रत्येक तत्व, यानी इसमें जितना तत्व रहेगा, जितना यौगिक रहेगा, प्रत्येक तत्वों का परमाणुओं की संख्या समान नहीं होता है। ठीक है, फिर से सुनिए, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर के, दोनों ओर कहने का मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, दोनों ओर के प्रत्येक परमाणुओं या प्रत्येक तत्वों का परमाणुओं की संख्या समान ना हो, तो वैसे समीकरण को हम लोग असंतुलित समीकरण यानी अनबैलेंस इक्वेशन कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, जब किसी अभिक्रिया में या किसी रासायनिक समीकरण में दोनों ओर यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ओर के प्रत्येक तत्वों का परमाणुओं की संख्या समान ना हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, असंतुलित समीकरण। सबसे आसान सा हमको सीखने का ये तरीका है। तो चलो सबसे पहले आप लोग असंतुलित समीकरण लिखकर टॉपिक बनाएगा, लिखेगा बाबू, लिखेगा वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर ब्रैकेट में लिख लीजिएगा रिएक्टेंट तथा प्रोडक्ट, हिंदी में अभिकारक तथा प्रतिफल या उत्पाद, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर लीजिए, के
प्रत्येक तत्वों के, क्योंकि हमको यहाँ पर यौगिक भी मिलेगा तो भी तत्व से ही मिलकर बनेगा, तो हमको तत्व को देख लेना है, एक बेसिक पार्टिकल को देख लेना है, जो सबसे उसका मूल कण रहे उसको देखना है, ठीक है, उसी से वो हम संतुलित कर पाएंगे। प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान ना हो, तो उसे असंतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे मैं बोर्ड पर देख लीजिए, जैसे में हमारे पास है बाबू NaCl प्लस Mg, ठीक है। मैग्नीशियम, सोडियम क्लोराइड मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करने के लिए तैयार है। आपको पता है कि विपरीत चार्ज में रिएक्शन होता है, सभी का वैलेंसियम ने बता दिया बाबू, तो प्लस के साथ कभी रिएक्ट कर सकता है नहीं, M माइनस इस प्लस के साथ रिएक्ट करता है। आपको बताया रिएक्शन करने के लिए हमको बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अगर कोई रिएक्शन अपने आप नहीं होता है, खुद से नहीं होता है, तो उसको रिएक्शन करने के लिए, रिएक्शन करवाने के लिए अलग से किसी न किसी उत्प्रेरक की ज़रूरत होती है, जो उसको क्या करता है, अभिक्रिया को पूर्ण रूप से संपन्न करवाता है। संपन्न करने के लिए काफ़ी तरह का क्रिया होता है, किसी के पास ऊष्मा की कमी है तो ऊष्मा देता है, किसी को बराबर होने के लिए ज़रूरत है तो उसको पूरा करता है, किसी को विलय करने के लिए ज़रूरत पड़ता है तो उसको देता है। तो उत्प्रेरक बहुत तरह से काम करता है, तो उसके लिए हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी हमको समझना है जो कि हम लोग पहले समझा दिए हैं। तो इसका प्लस तो इसका माइनस, यानी दोनों आपस में रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा बाबू, Mg मैग्नीशियम क्लोराइड, क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड, और मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र क्या बनता है, MgCl2। अब बच कौन गया बाबू, Na, तो Na के साथ बताओ कोई रिएक्ट करेगा नहीं, तो Na बेचारा क्या हो जाएगा, अकेला। अब देखो यहां पर हमारा A दिख रहा है जो रिएक्टेंट है, क्या है, रिएक्टेंट, और A जो दिख रहा है ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट। तो कहता है बाबू कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ओर के प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होना चाहिए। अब देखो कि इसमें कौन कौन सा तत्व है, तो इधर सोडियम है, क्लोरीन है, मैग्नीशियम है। तो एक बात तो कंफर्म है कि जो तत्व इधर है वही तत्व उधर भी होगा, ये तो एकदम कंफर्म है बाबू कि अगर भी इधर सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम है तो उधर भी आपको मैग्नीशियम क्लोराइड और सोडियम ही मिलेगा। यानी इसमें इसके गुण में परिवर्तन हो सकता है, इसमें उपस्थित जो तत्व रहेगा उसके गुण में कोई परिवर्तन नहीं, वो मिलेगा ही मिलेगा। अब बताओ ये सोडियम का परमाणु कितना है, तो कैसे पता करते हैं, तो जो किसी तत्व के नीचे लिखा हुआ रहता है वही उसका परमाणु होता है, कुछ ना लिखा हुआ होता है तो कितना, एक। तो सोडियम के नीचे कुछ लिखा है नहीं, तो कितना हो जाएगा, एक। क्लोरीन के नीचे कुछ लिखा है नहीं, तो कितना हो जाएगा, एक। मैग्नीशियम के नीचे कुछ लिखा है नहीं, तो कितना हो जाएगा, एक। इसी तरह से इधर देखेंगे बाबू, तो मैग्नीशियम के नीचे कुछ लिखा, सोडियम के नीचे कुछ लिखा है, पहले सोडियम है, सोडियम के नीचे कुछ लिखा है नहीं, तो कितना है, एक। मैग्नीशियम के नीचे कुछ है नहीं, तो कितना है, एक। लेकिन क्लोरीन के नीचे देखो कितना है, 2। क्लोरीन के नीचे देखो कितना है, 2। अब जरा मिलाओ, सोडियम बराबर है, मैग्नीशियम क्लोरीन बराबर है नहीं, क्लोरीन है 1 और इधर है क्लोरीन 2। मैग्नीशियम बराबर है तो इधर भी है 1 और इधर भी है 1। अब एक बात बताओ तो बाबू, इधर हमको 3 परमाणु मिल रहा है, इधर हमको 4 परमाणु मिल रहा है, तो क्या दोनों तरफ का भार समान होगा, दोनों तरफ के मोल की संख्या समान होगा, दोनों का सब कुछ अलग होगा। तो इस कंडीशन में ए अभिक्रिया, ए समीकरण संतुलित नहीं हो रहा है, यानी दोनों का परमाणु समान नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यह समीकरण असंतुलित है। यह समीकरण क्या है जी, असंतुलित है। अब जब असंतुलित हो जाए तो हमको संतुलित करना होगा, तो संतुलित करने के लिए हम लोग सीखेंगे। हम लोग 10th क्लास में, हम लोग लो क्लास में हैं, इसलिए हमको तो ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड वाला संतुलित करने वाला मेथड समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग छोटा छोटा ही रिएक्शन पढ़ते हैं 10th क्लास में, तो हमको छोटा सा ही बात समझना है, जो आपको हम सिखाएंगे अनुमान विधि द्वारा। तो जल्दी से हम लोग को काम करना है, इसलिए हम लोग देखते हैं कि इस रिएक्शन को अगर असंतुलित है तो इसको हम संतुलित कैसे करेंगे। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं बाबू संतुलित समीकरण। तो संतुलित समीकरण क्या है, संतुलित समीकरण
समीकरण, ठीक है, संतुलित समीकरण जिसे हम लोग कहेंगे बैलेंस्ड इक्वेशन। संतुलित समीकरण किसे कहेंगे तो लिखेगा बाबू, लिखेगा वैसा समीकरण जिसमें दोनों ओर के ब्रैकेट में वही लिख लेगा विकारक तथा प्रतिफल, दोनों ओर के प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो, प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो, उसे संतुलित समीकरण कहते हैं, उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लो, HCl प्लस NaOH, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाबू A प्लस माइनस, इसका प्लस तो इसका माइनस, इसका प्लस तो इसका माइनस, तो Na के साथ कौन Cl, प्लस H के साथ कौन OH, क्या बनेगा बाबू HOH कहने में अच्छा लग रहा है, H का के परमाणु 2, O का के 1, क्या बनेगा H2O, तो यहाँ पे बन जाएगा बाबू H2O। ये फार्मूला और रिएक्शन करने के लिए, इक्वेशन बनाने के लिए हमने सिखाया, आप जाकर पीछे क्लास का वीडियो देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमको देखना है कि दोनों तरफ का परमाणु समान है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाबू कि हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, इधर सोडियम है, फिर ऑक्सीजन है, अगर चाहें तो OH साथ में लिख सकते हैं, और फिर देख सकते हैं कि हाइड्रोजन, ठीक है। अब इधर देखेंगे हम लोग, सोडियम है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हम चाहे तो एक ही जगह हाइड्रोजन दो जगह न लिखकर एक जगह भी काम कर सकते हैं, लेकिन आपको सिखा रहे। बताओ नीचे कुछ लिखा है नहीं, तो कितना, एक, इसके नीचे भी कुछ नहीं था, 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 एक, इधर देखो इसके नीचे भी कुछ नहीं था, एक, इसके नीचे एक, इसके नीचे हाइड्रोजन के नीचे 2, ऑक्सीजन के नीचे 1। अब हमको दोनों तरफ मिलाना है कि दोनों तरफ जो प्रत्येक तत्व मिला है, प्रत्येक तत्व का परमाणु समान है या नहीं। तो चलो सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन देखते हैं। तो हाइड्रोजन इधर 2 था ना बाबू, हाइड्रोजन कितना है 2, तो एक परमाणु यहाँ, एक परमाणु यहाँ, यानी टोटल हाइड्रोजन का के परमाणु 2 परमाणु, हाइड्रोजन का 2 परमाणु, यानी हाइड्रोजन सेम है। इसके बाद देखेंगे बाबू क्लोरीन, तो क्लोरीन का कितना 1, तो इधर भी क्लोरीन का कितना 1, यानी क्लोरीन सेम है। सोडियम का भी 1, सोडियम का भी 1, ऑक्सीजन का भी 1, ऑक्सीजन का भी 1, यानी आप देख सकते हैं कि इसमें दोनों तरफ यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ के प्रत्येक तत्वों का परमाणुओं की संख्या समान हो रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि अतः यह समीकरण क्या है, संतुलित है। अब अगर समीकरण संतुलित नहीं रहेगा और उसको संतुलित करना रहेगा तो कैसे करेंगे, तो अभी हमने बताया कि हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह से हम किसी रिएक्शन को संतुलित कर सकते हैं। तो फिर से हम उसको देखते हैं एक नए क्लास में और उसको अच्छे तरह से देखेंगे। अभी थोड़ा सा हमको एक काम है जिसके कारण हम उसे अभी नहीं दिखा सकते हैं, लंबा क्लास नहीं कर सकते हैं। तो अगले क्लास में हम उसको बता देंगे कि आप किस तरह से किसी समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर से मिलते हैं एक नए क्लास।